शिक्षा पूर्ण मानवीय क्षमता को प्राप्त करने, समतापूर्ण, न्यायपूर्ण समाज विकसित करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मौलिक साधन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना भारत की निरंतर उन्नति और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, समानता, वैश्विक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में वैश्विक मंच नेतृत्व की कुंजी है। संवैधानिक प्रावधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा। अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया। अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक माता पिता या अभिभावक यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे या प्रतिपाल को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों में 82.14%, महिलाओं में 65.46%। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक 93.91% है, जो बिहार में 63.82% अंतिम स्थान पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 2017-18 में साक्षरता 17.7%, पुरुषों में 84.7%, महिलाओं में 70.3%। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय के रूप में स्थापित किया गया। पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2021-22 में 28.4% तक पहुंच गया। प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वजनिक स्कूल प्रणाली में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 है। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% खर्च करता है शिक्षा, जो कुछ विकासशील देशों में भी कम है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका का शिक्षा पर व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 6.1% है। विद्यमान चुनौतियों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा की मुख्य चुनौतियों में अपर्याप्त संसाधन वाले सार्वजनिक स्कूल, बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, बोर्ड परीक्षा जैसे उच्च दाव, जीवन कौशल प्रशिक्षण का अभाव, खराब शिक्षक छात्र अनुपात, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा आदि शामिल है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में 28.4%। अयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, पेयजल, मूत्रालय और बिजली, फर्नीचर और अध्ययन सामग्री जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव, खराब गुणवत्ता, महंगी शिक्षा, लड़कियों के लिए असुरक्षित वातावरण, राजनीतिक हस्तक्षेप और अपर्याप्त शोध, निजीकरण आदि। शहरी हस्तक्षेप में प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान। इसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। बढ़ते हुए भारत पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम यह सर्व शिक्षा अभियान का एक उपकार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्रों के लिए प्रारंभिक पठन लेखन और प्रारंभिक गणित कार्यक्रमों में सुधार करना है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले स्कूल जाने वाले बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति को बढ़ावा देने, साथ ही पोषण स्तर में सुधार करने के लिए RTI अधिनियम 2009 इसे अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद की 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह सभी निजी स्कूलों में कक्षा 1 से प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिए 25% आरक्षण भी प्रदान करता है। निपुण भारत अभियान। शिक्षा मंत्रालय ने आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया, जिसे निपुण भारत के रूप में जाना जाता है। निपुण भारत केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत के ढांचे के अंदर कार्य करता है।
मिशन का लक्ष्य शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे के बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल सार्वभौमिक दक्षता सुनिश्चित करना है। 3 से 9 की वर्ष की आयु के बच्चों को लक्ष्य करते हुए निपुण भारत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना। स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में प्रतिधारण सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण और सहायता के माध्यम से शिक्षक क्षमता को बढ़ाना। माध्यमिक शिक्षा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 2009 में शुरू किया गया। इसका अन्य उद्देश्यों में लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना। माध्यमिक शिक्षा की तक सार्वभौमिक पहुंच करना शामिल है। माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय योजना। इसका उद्देश्य 14 से 18 वर्ष आयु की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर नामांकन को बढ़ावा देना। व्यावसायिक शिक्षा योजना व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षिक शिक्षा के साथ एकीकृत करती है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए शिक्षित, रोजगार योग्य और प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन तैयार करना। अटल नवाचार मिशन देश भर में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तर पर नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना और बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में उड़ान योजना वंचित छात्राओं और अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को स्कूल के बाद व्यावसायिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान और गणित में प्रवेश को सक्षम बनाना। सक्षम योजना तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग परीक्षा में योग्यता के आधार पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिव्यांग छात्रों का हर वर्ष 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना। ईशान उदय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना। स्वयं कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तहत IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के प्रोफेसर हमारे देश के नागरिकों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2013 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना। अनुसंधान में पुनर्गठित उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी द्वारा वित्त पोषित राइज योजना का उद्देश्य प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना तकनीकी अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाई गई। इम्प्रिंट इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, IIT और IISc के बीच एक संयुक्त पहल, जिसका उद्देश्य मौलिक वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना। शैक्षिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना। इसका उद्देश्य भारतीय संस्थान और विश्व के अग्रणी संस्थानों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाकर भारत में उच्च शिक्षा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुधार करना है। छात्रों का नामांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। अंतःविषयक दृष्टिकोण के माध्यम से पाठ्यक्रम को लचीला बनाने पर जोर दिया जाता है। यह शिक्षा प्रणाली के भीतर अनेक विकास बिंदुओं के सृजन को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। SC, ST, OBC, EWS, SEDG छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करना। मुफ्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए UGC
के नए दिशा निर्देश प्रतिष्ठित संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देते हैं। स्वयं पोर्टल व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नियुक्ति 2.0 पोर्टल उच्च शिक्षा संस्थानों में इनके हुए प्लेटफॉर्म के बारे में वाणिज्यिक क्षमता और सूचना के साथ प्रौद्योगिकी को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने में सहायता करता है। उन्नत भारत विकास प्रौद्योगिकी की पहचान करने, ग्रामीण विकास के लिए स्थायी समाधान तैयार करने हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण समुदायों के बीच सहयोग को सुगम बनाता है। गुणवत्ता सुधार में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य संस्थानों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही उसके विकास को बढ़ावा देता है। NIRF रैंकिंग उत्कृष्ट संस्थानों योजना के तहत निजी संस्थानों के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड के रूप में काम करता है। IOE उत्कृष्ट संस्थान योजना का उद्देश्य 20 संस्थान 10 सार्वजनिक 10 निजी को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान के रूप में स्थापित करना या उन्नति करना है। विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग ने वित्त पोषण चाहने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए NAAC मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निर्धारित किया कि उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तुत कम से कम आधे कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। भारत में विफल सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली समाचारों में चर्चित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित NEET, UG और UGC नेट परीक्षाओं के आसपास हालिया विवादों में विशेष रूप से भारतीय छात्रों, अध्यापकों और शैक्षिक संस्थानों में सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अखंडता और विश्वसनीयता पर व्यापक चिंतन उत्पन्न कर दी है। 5 मई 2025 को आयोजित नीट UG परीक्षा के दौरान पेपर लीक के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 15 से 63 अभ्यर्थियों को खोए हुए समय की भरपाई के रूप में अंकों को बढ़ा चढ़ाकर दिए जाने का आरोप जताया जाने लगा। 19 जून 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वसनीय जानकारी का हवाला देते हुए UGC नेट परीक्षा रद्द कर दी, जिससे पता चले कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया था। इसके जवाब में सरकार ने NTA के लिए प्रणालीगत सुधार की सिफारिश करते हुए पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति गठित की। सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विफलता के पीछे कारण में प्रणालीगत मुद्दे, संदर्भगत संवेदनशीलता के कारण के बिना विकेंद्रीकरण, एक राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं NEET की ओर वैश्विक शैक्षिक संदर्भों की उपेक्षा करता है, जिससे न्यायसंगत मूल्यांकन के बारे में चिंता पैदा होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप, परीक्षा निकायों के प्रमुख मुद्दों पर नियुक्ति अक्सर राजनीतिक कारणों से होती है, जिससे स्वायत्तता कमजोर होती है और निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है। नीतिगत अस्थिरता, परीक्षा पैटर्न, पात्रता मानदंडों के बारे में परिवर्तन, जैसे कि नीट के लिए ऊपरी आयु को ऊपरी सीमा को लागू करना, हटाना, भ्रम और पैदा करना और ऐसे प्रावधान छात्रों के लिए चिंता बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार और कदाचार, पेपर लीक और परिणाम की हेरफेर सहित उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार की खबरें व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती हैं। उदाहरण के मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले ने परीक्षा प्रणाली में बाहरी जड़ जमाए हुए कदाचार को उजागर किया। सांस्कृतिक मुद्दों में धोखाधड़ी का सामान्यीकरण, कुछ क्षेत्रों में धोखाधड़ी को प्रणालीगत कमियां दूर करने के लिए
एक आवश्यक साधन के रूप में देखा गया। उदाहरण के लिए बिहार में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की घटनाएं हुई। उच्च दाब परीक्षाओं का दबाव परीक्षाओं को जीवन परिवर्तनकारी घटना के रूप में देखा जाता है, जिससे माता पिता और रिश्तेदारों को सक्रिय भागीदारी के साथ अनैतिक प्राथमिकताओं को उचित ठहराया जाता है। तकनीकी मुद्दों में उन्नत धोखाधड़ी के तरीके, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच जैसी गुप्त प्रौद्योगिकी के प्रसार ने परिष्कृत धोखाधड़ी को और अधिक सुलभ बना दिया। कमजोर साइबर सुरक्षा संरचना, पर्याप्त एन्क्रिप्शन, खराब डिजिटल सुरक्षा उपायों के कारण प्रश्न पत्रों तक अनधिकृत पहुंच हो जाती है, जिससे परीक्षाओं की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। असफल परीक्षा प्रणाली के संभावित निहितार्थ की बात करें तो सार्वजनिक विश्वास का क्षरण, बढ़ती असमानताओं, छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संकट और अनैतिक प्रथाओं का सामान्यीकरण, आर्थिक में पुनः परीक्षा के कारण भारी वित्तीय लागत, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों की बढ़ती प्रतिभा पलायन और राष्ट्रीय प्रतिभा की हानि, राजनीतिक में जन दबाव को प्रेरित नीतिगत अस्थिरता, संघीय तनाव में वृद्धि जैसे NEET पर केंद्र राज्य सहमति और शासन में जनता में विश्वास का ह्रास, संस्थागत और व्यावसायिक मानकों में गिरावट, शिक्षा जगत और व्यवसायों में मान्यता प्राप्त करने सामान्यता का कायम रहना, नियोक्ताओं पर प्रशिक्षण का अधिक बोझ, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता बहाल करना, छात्रों को आश्वस्त करना कि उनकी योग्यता और वास्तविक प्रयास से उचित पुरस्कार दिया जाएगा। प्रावधान में कवरेज, संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, UGC, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आदि द्वारा नियोजित परीक्षाओं पर लागू होता है। अनुचित साधनों की परिभाषाएं इसमें प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक अनधिकृत पहुंच या उसका लीक होना, कंप्यूटर प्रणाली से छेड़छाड़, अभ्यर्थियों को अवैध रूप से सहायता प्रदान करना और फर्जी परीक्षाएं आयोजित करना शामिल है। दंड या जुर्माना, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए 3 से 5 वर्ष का कारावास, 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। संगठित अपराध वाले सेवा प्रदाता या समूह 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास तथा जांच लागत की वसूली। सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर समझौता योग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे की राय क्या है? परीक्षा प्रणाली में सुधार, रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक तर्क और अनुप्रयोग उन्मुख कौशल की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए परियोजना आधारित मूल्यांकन और विविध मूल्यांकन प्रारूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सुरक्षा उपाय बढ़ाना, प्रश्न पत्र निर्माण, प्रबंधन, वितरण के लिए मजबूत प्रोटोकॉल तैयार किए जाने, उसका सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इन उपायों में परीक्षा केंद्रों की वास्तविक समय पर निगरानी, एन्क्रिप्शन, डिजिटल लॉकर के प्रश्न पत्रों का भंडारण शामिल हो जाता है। संस्थागत सुधार में एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण की स्थापना करना, स्वायत्तता, जवाबदेही, राजनीतिक हस्तक्षेप में अलगाव सुनिश्चित करना, विकेंद्रीकरण, अनुकूलन, क्षेत्रीय शैक्षिक संदर्भों में प्रतिबिंबित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में राज्य स्तर की अधिक भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को विविध क्षमताओं का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए अनुकूल परीक्षा मॉडल प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला, डिजिटल अवसंरचना विकास के लिए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र वास्तुकला प्रदान करेगा। एक संघीय लेकिन अंतर संचालनी प्रणाली जो सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी। इसमें एक नए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद मिलेगी।
जो एक डिजिटल आधार तैयार करेगा जिसमें शामिल सभी पक्ष विशेषकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वशासन प्राप्त कर होगा। यह शिक्षाविदों को प्रतिभाओं और क्षमताओं के आधार पर सकल मूल्यांकन सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत सरकार शिक्षा क्षेत्र में के लिए प्रौद्योगिकी समाधान नहीं बनाएगी बल्कि एक सक्षम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगी। एक ढांचा प्रदान करेगी जिसमें प्रौद्योगिकी का विकास निर्माण कोई भी कर सकता है। यह डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, शैक्षिक योजना के साथ शासन और प्रशासनिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है। प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन शिक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन के सरकार और भारत भर की शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहयोग के रूप में पेश किया। इसका उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना और यह सब शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में उपलब्ध कराना है। ये समाधान व्यक्तिगत और अनुरूपित शिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में बेहतर शिक्षण परिणाम और कौशल विकास होता है। एडटेक का विनियमन। एडटेक शिक्षा और प्रौद्योगिकी का संयोजन या सीखने की सुविधा के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शैक्षिक सिद्धांत का संयुक्त उपयोग करता है। कोविड-19 के दौरान दूरस्थ शिक्षा अचानक एकमात्र विकल्प बन गया क्योंकि संस्थानों, छात्रों, अभिभावकों और अधिकारियों द्वारा डिजिटल मोड अपना लिया गया। भारत एडटेक उद्योग का 2020 में $750 मिलियन था। 2025 में $4 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्वयं विनियमन। एडटेक कंपनियों ने इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान के एक सामूहिक इंडिया एडटेक कंसोर्टियम का गठन किया। इस संघ ने अपने कारोबार के लिए एक आचार संहिता अपनाई। हालांकि सरकार ने पहले ही एडटेक क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक नीति तैयार करने का संकेत दिया है। विनियमन की आवश्यकता क्या है? गोपनीयता। शैक्षिक ऐप उपकरण के माध्यम से शिक्षार्थियों को व्यापक डेटा एकत्र करने और सीखने के अनुभव को अनुकूल बनाने, भविष्य में ऐप संस्करणों में सुधार करने के लिए इसका बारीकी से विश्लेषण करते हैं। जीपीएस, जाइरोस्कोप और बायोमेट्रिक सेंसर जैसे सेंसर शिक्षार्थियों की परिवेश भावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। एकाधिकार। वेंचर कैपिटल समर्पित एडटेक प्लेटफॉर्म कम या बिना किसी लागत पर सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे उद्योग में एकाधिकार प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है। एल्गोरिदम पूर्वाग्रह। एडटेक प्लेटफॉर्म अक्सर एआई आधारित उपकरणों पर निर्भर होते हैं, जो छात्रों के शैक्षिक करियर पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाले पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह के कारण कम ग्रेड प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रणालीगत समस्याएं उजागर हुई हैं। ऋण आधारित शुल्क प्रणाली। एडटेक कंपनियों की शुल्क संरचना हर किसी के लिए वहनीय नहीं हो सकती, क्योंकि वे उपभोक्ताओं संचालित सेवाओं के रूप में काम करती हैं और उच्च शुल्क लेती हैं। सामाजिक कौशल पर जोर देना। एडटेक प्लेटफॉर्म सामाजिक स्कूल शिक्षा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल कक्षा निर्देश से परे सहयोग, खेल और आलोचनात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे की राह में
एडटेक परिदृश्य विशेष रूप से उनके पैमाने पहुंच प्रभाव को पूरी तरह से मैप करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। शिक्षा को छात्रों के लिए पहुंच, समानता, बुनियादी ढांचे और शासन और गुणवत्ता में संबंधित परिणामों और चुनौतियों का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नीति निर्माण और प्रयोजन प्रक्रियाओं के विनियमित विभिन्न योजनाओं के अभिसरण को सक्षम बनाने का प्रयास करना चाहिए। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र, देश के अधिकांश शिक्षक संस्थानों को सरकार, केंद्र या राज्य द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए। ऐसे सभी संस्थानों और गैर लाभकारी संस्थानों के लिए उद्यमों के रूप में संचालित होना। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश इंजीनियरिंग, दंत चिकित्सा, फार्मेसी आदि के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ शुरू हुआ है। समय के साथ निजी क्षेत्र के लिए अवसर बढ़ते हुए क्योंकि निजी क्षेत्र में यह आभास होने लगा कि ऐसे क्षेत्र में ऐसे इच्छुक छात्रों की पर्याप्त आपूर्ति है जो शिक्षा का खर्च वहन कर सकते हैं। निजी संस्थानों की भूमिका में शैक्षिक स्वतंत्रता। सरकार शिक्षकों कर्मचारियों के लिए नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं निभाती है। इसके अलावा वे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं होते हैं। बेहतर बुनियादी ढांचा और अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षक छात्र अनुपात छात्रों के बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन का दावा करते हैं। वे इसे अभिभावकों को अपनी आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपयोग करते हैं। गैर सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालयों की सहायता प्रदान करते हैं। ये विश्वविद्यालय वे सहायता प्रदान करते हैं क्योंकि सरकार के पास विशाल भारतीय जनसंख्या को समायोजित करने की क्षमता नहीं है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में संसाधन जुटाना। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कॉर्पोरेट क्षेत्र में धन, अनुसंधान और अनुदान और ऋण जुटाने के भारत में उच्च शिक्षा में पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार हो रहा है। विद्यमान चुनौतियों में बढ़ती असमानताएं। उच्च शिक्षा संस्थान अपनी उच्च लागत के कारण उच्च वर्ग विभाजन का कारण बनते हैं, जिसमें इन संस्थानों की पहुंच से वंचित होते हैं। अनेक छात्र निजी संस्थानों के लिए लिंग और जातिगत असमानताएं बनी हुई हैं। उच्च जाति पृष्ठभूमि के लड़कों छात्रों के लिए प्रतिनिधित्व असमान रूप में अधिक है। लाभ का उद्देश्य निजी संस्थानों जो प्रायः व्यवसायिकों द्वारा स्थापित हैं व्यावसायिक हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं तथा सरकारी एजेंडा या सामाजिक भावनाओं के अनुरूप संस्थागत निजी संस्थान और जो लाभ का उद्देश्य क्या है, निजी संस्थान जो प्रायः व्यवसायिकों द्वारा स्थापित किए हैं व्यावसायिक हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, सरकारी एजेंडे या सामाजिक भावनाओं के अनुरूप संस्थागत नीतियों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा अपनी पुस्तक रामचंद्र गुहा द्वारा अपनी नियुक्ति पर एक धार्मिक समूह के विरोध में के बाद अहमदाबाद विश्वविद्यालय में शामिल होने से इनकार करना शामिल रहा। रातों रात बंद होना। निजी शिक्षा संस्थान कम फीस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा करते हैं, लेकिन अस्थिरता की व्यापकता खतरे में डालती है, जिससे संस्थागत अचानक बंद हो जाते हैं। कई छात्र शिक्षक पहुंच से वंचित हो जाते हैं। पारदर्शिता कमी। उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट तकनीकों का उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम संरचना, शुल्क व्यवस्था में स्पष्ट अभाव था जिसमें भावी छात्रों हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित करता है।
कार्यकाल पारदर्शिता कमी उच्च संस्थानों में आकर्षित करने के लिए अस्पष्ट तरीकों का उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम संरचना, शुल्क आवश्यकता और कई तरह स्पष्ट शुल्क व्यवस्था में स्पष्टता का अभाव उच्च भावी छात्रों की आवश्यकता है। कार्यबल की सुरक्षा निजी संस्थानों कार्यकाल की सुरक्षा निजी संस्थानों प्राय शिक्षकों के लिए नौकरी की सुरक्षा का अभाव है, जिसके कारण प्रबंधन के निर्देश के रूप में कार्यकाल की सुरक्षा निजी संस्थानों प्राय शिक्षकों के लिए नौकरी सुरक्षा का अभाव होता है, जिसके कारण वे प्रबंधन में दिशा निर्देश का पालन करने में बाध्य महसूस करते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रताप भानु मेहता और तकनीकी शिक्षा भानु मेहता नौकरी अरविंद और कार्यान्वयन प्रमुख सदस्यों की सरकार की आलोचना को प्रबंधन करने की चिंताओं के कारण कथित तौर पर आलोचना की त्रुटिपूर्ण परिणाम में सावधानी संपन्न छात्र निजी संस्थानों त्रुटि परिणाम में सुविधा संपन्न छात्र निजी संस्थानों में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, परंतु इस धारणा है कि ये जरूरी नहीं कि संसाधन के कारण ही संभव हो, क्योंकि उनकी समानता के परिणाम स्वरूप था। अंगी राय के लोकतंत्र अमेरिकी राय के लोकतांत्रिक निर्णय को प्राथमिकता देना, शिक्षा पर अधिकार अधिनियमित उचित क्रियान्वयन करना, निजी भागीदारी पर सेंट्रल क्वार्टर फाउंडेशन रिपोर्ट की सिफारिश करना, प्रतिभा पलायन